जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाह कर भी राघव से छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लग जाता है, मुझे छोड़ दो, नहीं, रुको, अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। तभी उसकी नींद खुलती है। क्या वो सपना था? बिल्कुल सच लग रहा था। वो काले कपड़ों में आदमी कौन था? उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा के रखा था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि उस आदमी को मैंने पहले कभी देखा है, पर उसका चेहरा नहीं देख पाया। मेरा हाथ। उस आदमी ने राघव का हाथ सपने में पकड़ा था और इतनी ताकत से पकड़ा था कि सपने में राघव की चीख निकल गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके उठने के बाद भी राघव को उस हाथ में दर्द हो रहा था, जिसे सपने में उस आदमी ने पकड़ा था। इतना ही नहीं, राघव की बांह पर उस आदमी के हाथ के निशान भी थे। पसीने में लथपथ राघव एक बुरे सपने के बाद हांफता हुआ उठता है और वो ये सोचने लग जाता है और खुद से कहता है, मैंने जो कुछ सपने में देखा वो सब मेरे साथ सच में कैसे हो सकता है? ये कैसा सपना था? आखिर ये आदमी है कौन? कि तभी राघव के हाथ पर आग सा कुछ जलता है और उसमें से सफेद चमकती हुई तेज रोशनी निकलती है, जैसे कि उसके एक्सीडेंट के समय निकली थी। राघव ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही दूसरे कमरे से राघव के पिताजी के खांसने की आवाज आई और राघव दौड़ता हुआ वहां गया। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी खांसी है और कुछ नहीं, सुरेश ने कहा। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं बाहर से आपके लिए दवाइयां ले आता हूं। इतना बोलकर राघव हाथ मुंह धोकर अपने पिता की दवाइयां लेने बाहर चला जाता है। आज राघव अपने अंदर कुछ अलग ही तरह की एनर्जी महसूस कर रहा था। वो जैसे ही घर से बाहर निकलकर सड़क की दूसरी ओर जाता है, तभी उसके आगे एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से एक औरत गिड़गिड़ाती हुई राघव के पैरों में आ गिरती है। मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, प्लीज मुझे बचा लो। वो गिड़गिड़ाती हुई औरत कोई और नहीं बल्कि मालती थी, जो कि अस्पताल से सीधा राघव से मिलने आई थी। उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब हो गई थी। एक ही दिन में उसका चेहरा जैसे मुरझा सा गया था। कोई भी उसे देखकर बोल सकता था कि ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए थे, जिसमें से पस निकल रहा था। राघव ने एक पल उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, ये सब मत कीजिए और उठ जाइए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे राघव? मालती ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा? राघव ने उससे कहा, ऐसा मत करो राघव, एक तुम ही हो जो मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मरना नहीं चाहती। तभी मालती ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में उसके पास आकर कहा, डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे कोल्ड की बीमारी है और वो भी फाइनल स्टेज, जिसमें पूरा जहर शरीर में फैल चुका है। कल मैंने अस्पताल में डॉक्टर्स को बातें करते सुना कि तुमने किस तरह एक मरते हुए बच्चे की जान बचाई, जैसे कि तुम कोई भगवान हो। राघव, मना मत करो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, वो साक्षी को देखता है जो उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही साक्षी ने वहां आकर मालती को देखा, वो बोली, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मैं अस्पताल गई थी तुम्हें ढूंढते हुए, पता चला तुम पहले ही वहां से जा चुकी थी। इस पर राघव ने पूछा, आप इसे ढूंढने अस्पताल गई थी? लेकिन क्यों? सब ठीक तो है ना? राघव ने बड़ी जिज्ञासा के साथ साक्षी से पूछा। तब साक्षी ने उसे बताया कि मैंने कल रात भर आपके केस की छानबीन की, तब जाकर पता चला कि आप सही कह रहे थे राघव। इसने आपके पिता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर अपने नाम करवाया है, उन्हें धोखा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता अकेले नहीं है जो इस औरत का शिकार बने हैं। ये पहले भी बहुत से मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जायदाद अपने नाम करवा चुकी है, जिसमें इसका पति अखिलेश भी बराबर का भागीदार है। पुलिस को कब से इन दोनों की तलाश थी, मैं यही बताने आपको आई थी। क्या कह रही हैं आप साक्षी जी? राघव ने खून भरी आंखों से मालती की तरफ देखा और कहा, साक्षी जी प्लीज आप इसे यहां से ले जाइए, मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राघव ने मालती की तरफ घृणा से देखते हुए साक्षी से कहा और साक्षी ने हवलदार को फोन करके पुलिस जीप मंगवा ली और मालती को टॉन्ट कसते हुए कहा, तुम्हारा इलाज जरूर होगा लेकिन जेल के अस्पताल में, और तुम्हारा भागीदार अखिलेश
तुम्हारा जेल में इंतजार कर रहा है। हवलदार, ले जाकर जीप में बैठा दो इसे। साक्षी के ऑर्डर्स पर हवलदार मालती को उठाकर जीप की तरफ ले जाता है। राघव को अलविदा कर साक्षी मालती को पुलिस जीप में बैठाकर जेल के अस्पताल के लिए निकल जाती है। फिर राघव अपने पिता की दवाइयां लेने के लिए एक केमिस्ट की दुकान पर आता है। जैसे ही राघव दवाइयां लेकर घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि सूट बूट पहने एक बुजुर्ग आदमी सड़क पर गिरा पड़ा है और आसपास बहुत भीड़ जमा है। अरे, इन्हें क्या हुआ है? हटो हटो, थोड़ी हवा आने दो। सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे देखने दो। राघव भागता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और लोगों को पीछे हटने की सलाह देता है ताकि उसे सांस आ सके। राघव उस बेहोश पड़े आदमी को ऊपर से नीचे देखता है और उसकी कलाई पकड़ के निरीक्षण करता है। राघव जैसे ही उस आदमी को छूता है, अचानक उसके हाथ के पीछे वही सफेद तेज चमकती रोशनी दिखाई देती है। वैसा ही करंट अपने शरीर में वो महसूस करता है। इनकी पल्स कम हो गई है और ब्लड प्रेशर अस्थायी है, जिस वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए हैं। क्या किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है? हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर चुके हैं, वो आती ही होगी। उनमें से एक राहगीर ने राघव के सवाल का जवाब दिया कि तभी राघव के सीधे हाथ के पीछे वो चमत्कारी सफेद रोशनी जगमगाने लग जाती है, जिसे देख राघव चौंक जाता है और कुछ समझ ही नहीं पाता। जाहिर सी बात है कि ये रोशनी सिर्फ राघव देख सकता था और कोई नहीं। और वहां उन राहगीरों में खुसफुस शुरू हो जाती है। एक आदमी बोला, लेकिन आप क्या एक डॉक्टर हैं? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? जरा इसकी शक्ल और कपड़े तो देखो, क्या तुम्हें ये कोई डॉक्टर लगता है? दूसरे आदमी ने कहा, अरे ये डॉक्टर है। कल मैंने देखा था, एक खूबसूरत अमीर महिला अपना इलाज कराने के लिए इसके यहाँ आई थी, और आज सुबह भी तो एक महिला जो कोढ़ की मरीज थी इसके सामने घुटने टेक इलाज की भीख मांग रही थी। एक और आदमी बोला, मानो जैसे उनकी बातें राघव के कानों में ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि राघव के मन में उस चमत्कारी रोशनी को लेकर कई सवाल दौड़ रहे थे और वो खुद से ही बड़बड़ाने लग जाता है। ठीक है, ये सफेद रोशनी है, इस रोशनी का इस बूढ़े मरीज से क्या ताल्लुक है और ये अभी क्यों जल उठी? कल भी रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या वहां जो आदमी था और यहाँ जो बूढ़ा आदमी है वो एक ही है? क्या मेरे सपने में आने वाला आदमी यही है या कोई और? मुझे पता करना होगा कि आखिर इस आदमी का और मेरा और इस रोशनी का मुझे पता करना होगा। राघव और कुछ सोच पाता उससे पहले ही वहां एम्बुलेंस आ जाती है। क्योंकि उस बूढ़े मरीज की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी, इसीलिए उसे एम्बुलेंस में बिठाकर नजदीक के छोटे से अस्पताल में ही भेज दिया जाता है। राघव जानता था कि सफेद चमत्कारी रोशनी का कुछ ना कुछ ताल्लुक उस बूढ़े मरीज के साथ जरूर है, इसीलिए वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसके साथ अस्पताल चला आया। अस्पताल देखने में छोटा जरूर था, लेकिन वहां मरीजों की कोई कमी नहीं थी और गजब की भीड़ थी। उस बूढ़े मरीज को तीसरी मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया और यहाँ कल के बचे कुछ पैसों से राघव ने उस आदमी की एडमिशन फीस भरी और उसका इलाज शुरू करवाने के लिए पर्ची कटाई। पर्ची कटवाने के बाद राघव जैसे ही लिफ्ट में घुसा, उसकी नजर एक कंपाउंडर पर पड़ी जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसने देखा सफेद रोशनी गायब हो चुकी थी। ये देख राघव ने खुद से कहा, अरे वो सफेद रोशनी वो कहाँ गई? बड़ा अजीब है। राघव मन ही मन उस सफेद रोशनी के बारे में सोचने लगा, जो कि अपने आप ही गायब हो गई थी, कि तभी अचानक राघव के रोंगटे और उसके कान खड़े हो गए, जैसे उसका शरीर उसे खतरे का कोई संकेत दे रहा हो। उसे अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि जैसे मानो कोई उसका कत्ल करना चाहता हो। उसे अचानक किसी से आती बेइंतहा नफरत महसूस होने लग गई थी। वो नफरत कहीं और से नहीं, बल्कि मास्क पहने हुए कंपाउंडर से आ रही थी, क्योंकि वो कंपाउंडर कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल हॉस्पिटल से डॉक्टर मेहरा था। कल सेंट्रल हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, उसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और उसके बाद डॉक्टर मेहरा के लिए बतौर एक डॉक्टर दिल्ली के किसी भी अस्पताल में काम करना नामुमकिन था। कोई भी अस्पताल उसे नौकरी पर रख सोनल मेहरा को नाराज नहीं करना चाहता था। वो तो इस अस्पताल का मालिक डॉक्टर मेहरा के कॉलेज का दोस्त था, जिसकी वजह से डॉक्टर मेहरा को यहाँ एक कंपाउंडर की नौकरी मिल गई और उसने डॉक्टर मेहरा को आश्वासन दिया कि खबर ठंडी हो जाने के बाद उसे वो यहाँ पर एक डॉक्टर की नौकरी भी दे देगा। जैसे ही डॉक्टर मेहरा की नजर राघव पर पड़ी, उसकी सारी नफरत आंखों से आग बनकर टपकने लगी और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, राघव
आज मेरी ये हालत सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। ना ही तो सेंट्रल हॉस्पिटल आता, ना ही सोनल मेहरा मुझ पर बिगड़ती, और ना ही मुझे अस्पताल छोड़ना पड़ता। मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब राघव खुद चलकर डॉक्टर मेहरा के सामने आ खड़ा हुआ था, तो डॉक्टर मेहरा उसे इतनी आसानी से बचकर निकलने देने वाला नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाया, और यहाँ राघव पर्ची कटवाने के बाद तीसरी मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेशन रूम में आ जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस बूढ़े की तबीयत गंभीर तो नहीं है। जैसे ही राघव उस बूढ़े की ओर बढ़ता है, वो ये देखकर अचानक रुक जाता है कि उसके हाथ पर फिर से सफेद रोशनी जगमगाने लग जाती है। ये तो फिर से। राघव एक पल के लिए रुकता है, थोड़ा सोचता है, और फिर 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े से दूर हटता है, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये बड़ा ही अजीब है। हो ना हो इस रोशनी का कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है उस बूढ़े आदमी के साथ, लेकिन क्या है इस बूढ़े आदमी और राघव के बीच का रिश्ता? क्या पता कर पाएगा राघव? अब क्या करने वाला है मेहरा राघव के साथ? क्यों सपने में हुआ दर्द राघव को सच में भी हुआ? कैसे आए वो निशान उसके हाथ में? क्या है उस सपने में दिखने वाले आदमी का राज? कौन है वो आदमी? सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी।